बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक सवाल है वो लोग बार बार पूछते हैं, और जब मैं वीडियो करता हूँ मशरिक़ वस्ता पे या अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात पे, और जहाँ तुर्की का जिक्र आता है तो फिर लोग नीचे पूछते हैं कि तुर्की के इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी बताइए कि क्यों तुर्की इसराइल के साथ तजारत करता है, क्यों उसने अपने ताल्लुकात बना के रखे हुए हैं, और क्यों उसने इसराइल को ख़ुद तस्लीम किया हुआ और वो बाकी अरब ममालिक से चाहता है कि वो ऐसा ना करें। तो मैंने एक डिटेल रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 8-10 नुक्ते हैं, और अगर आप इन सबको सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि तुर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात कैसे बने और किस नौइयत के हैं और बीच में क्या क्या होता रहा है। नंबर 1, ये तुर्की पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया था 1949 में। तुर्की जब वजूद में आया जदीद तुर्की, तो ये एक सेकुलर रियासत थी, और यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल ने जिस किस्म की इस्लाहात लेकर आए थे, ये एक सेकुलर रियासत थी और इसका दीन से और मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तुर्क जो हैं वो बड़े लंबे अरसे तक कोशिश करते रहे कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए और ख़ुद वो यूरोप बन जाए, तो इस चक्कर में वो बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब तुर्की सारे के सारे इस तरफ चल रहे थे और वहाँ पे कोई इस्लामिक मूवमेंट नहीं थी, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा था। मस्जिदों में अज़ान नहीं दी जा सकती थी और बहुत सारी पाबंदियाँ थीं। तो उस दौर में तुर्की वो पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को 1949 में तस्लीम किया, और 1950 में इन्होंने फ़ैसला किया कि तेल अवीव में अपना एक सफारत खाना खोल देंगे। लेकिन पहली मरतबा तुर्की की इसराइल के साथ एक झड़प हुई 1956 में, और ये तनाज़ा था स्वेज़ कैनाल का। ये एक कैनाल है जो वहाँ गुज़रती है मशरिक़ वस्ता में से, और इसराइल इसके किनारे पे बैठा है, और इसके ऊपर एक तनाज़ा पैदा हो गया, और उसमें फिर ये जो ताल्लुकात थे जो सफारती लेवल के थे उसको इंतहाई निचले लेवल पे लेकर चला गया तुर्की, और ये सफारत खाना तब्दील हो गया एक सफारती मिशन में, मामूली से सफारती मिशन में। उसके बाद 1958 में 1959 में टॉप लेवल की खुफिया मुलाकातें होती रहीं तुर्की और इसराइल के दरमियान। इसमें जो इसराइली वज़ीर आज़म थे डेविड बेन और तुर्किश वज़ीर आज़म थे अदनान मेंडरेस, इन दोनों के दरमियान खुफिया मुलाकातें हुई, और इन मुलाकातों में कुछ चीज़ें तय हुई जिनमें सिफारती ताल्लुकात बनाने थे, मईशत को एक दूसरे को सपोर्ट करना था, और कोई दिफाई मामलात थे। तो ये तुर्की और इसराइल के दरमियान खुफिया मुलाकातें हुई, और इन्होंने 60 की दहाई के शुरू तक जो है वो कुछ अच्छा काम किया। लेकिन जब अरब इसराइल का एक तनाज़ा हो गया और एक जंग हुई 1967 में, और अरब ममालिक मिल के इसराइल के साथ लड़े, लेकिन इसके बावजूद इसराइल वो जंग जीत गया, और इसराइल ने ज़मीन के बहुत बड़े खित्ते पर कब्ज़ा कर लिया। जो फ़लस्तीनियों का इलाका था वो छीन कर इसराइल का हिस्सा बना लिया। उस वक्त तुर्की जो है वो खुल के अरबों के साथ खड़ा हो गया, और उसने कहा इसराइल ने ये ज़्यादती की है, और उसने इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया और फ़ौरन इलाके खाली करने का मुतालबा किया, जिस पे इसराइल ने कहा कि हम ये खाली नहीं करेंगे, फ़लस्तीनियों के इलाके वापस फ़लस्तीनियों के हवाले किए जाएं। ये मुतालबा तुर्की ने उस दौर में किया था, क्योंकि अरब जो हैं वो जंग हार चुके थे, लेकिन इसराइल ने यह मुतालबा माना नहीं। उस वक्त अरबों ने कहा तुर्की को कि आप इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दें और सिफारती ताल्लुकात हमेशा के लिए मुनक़ता कर दें, लेकिन तुर्की ने यह बात अरबों की नहीं मानी। जो आज वो अरबों से कह रहे हैं, उस वक्त तुर्की ने अरबों की यह बात नहीं मानी थी। 1980 के आगाज़ में, यानी 80 की दहाई जब शुरू हुई, तो उस वक्त तुर्की ने इसराइल के अंदर तेल अवीव में अपनी एक एम्बेसी कायम कर दी बाकायदा, और जो उनका एक सफारती मिशन था उसको फुल फ्लेज एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये ताल्लुकात ज़्यादा देर तक नहीं चल सके, गालिबन 1-1.5 साल तक चले, क्योंकि इसके बाद हुआ ये कि इसराइल ने ज़्यादा फैलते हुए यरूशलेम को अपना अंदरूनी दारुल हुकूमत करार दे दिया, और ये कहा कि जी बाहर मुल्कों के लिए हमारे पास तेल अवीव है, और अंदरूनी तौर पर हम अपना दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम को करार दे रहे हैं। इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया तुर्की की जानिब से, और फिर ताल्लुकात दोबारा इंतहाई निचली सतह पर चले गए। अब आ गई 90 की दहाई का आगाज़। इस दहाई में जो है वो यहाँ पे कुछ जंगें शुरू हो रही थी और कुछ ख़त्म हो रही थी मशरिक़ वस्ता में। आपको याद है कि इराक़ की जो इब्तदाई जंगें थीं सद्दाम हुसैन के टाइम पे जब शुरू वाली थी, ये वो टाइम है, और कुवैत के ऊपर जो अटैक किया था ये वो टाइम है इराक़ ने। अब उस वक्त जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक अमल का आगाज़ किया गया दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से,
अमेरिका ने और यूरोप ने इसमें रोल प्ले किया। तो इसराइल जो है वो अब थोड़ा सा अमन की तरफ जब आया तो तुर्की ने अपना पहला सफ़ीर इसराइल में भेज दिया। ये है 90 की दहाई का आगाज़। उन्होंने अपना पहला सफ़ीर भेजा और उसके बाद 2 तुर्की के वज़ीर आज़म जो है, और एक सदर और एक वज़ीर आज़म तुर्की के, वो इसराइल चले गए। 1993 में पहले तुर्क वज़ीर आज़म इसराइल गए, इनका नाम था तानसु सिल्लर, और ये सबसे पहले पहुंचे। और उसके बाद 1996 में तुर्की के सदर जो थे वो भी इसराइल गए, इनका नाम था सलमान डेमिरियल्स। ये दोनों इसराइल गए और इन्होंने जाके वहाँ पे दौरा किया और कोशिश की कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात इस तरीके से हो जाएं कि दोनों को अलग अलग रियासत मिल जाए और इस खित्ते में अमन आ जाए। और इसके साथ साथ ये अपनी तजारत के और दिफाई दीगर मामलात भी इसराइल के साथ चलाते रहे ताकि मामलात आगे बढ़ें। 90 की दहाई गुजरने के बाद सन 2000 के बाद एक नया दौर शुरू हो गया तुर्की का, और उसमें एक नया लीडर सामने आया जिसका नाम है तैयब उर्दगान। तैयब उर्दगान ने इसराइल का एक दौरा किया 2005 में, और इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ताल्लुकात बना के इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो है वो मामलात हल कर दिए जाएं। लेकिन उनकी कोशिशें जो हैं वो सिर्फ कोशिशें ही रहीं। तैयब उर्दगान ने इसराइल के ऊपर बहुत दबाव डाला, दुनिया से दबाव डलवाया और कोशिश की कि किसी तरह फ़लस्तीनियों का जो मसला है इसराइलियों के साथ वो हल हो जाए। 2005 में वो दौरे पर भी गए थे, मैंने आपको बताया। जब तैयब उर्दगान इसराइल गए तो उसके बाद इसराइल ने फैसला किया कि वो भी अपने सदर को भिजवाए तुर्की में और तुर्किश पार्लियामेंट से जो है वो खिताब करे इसराइल का सदर। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। मुसलमानों की इस पर बड़ी दिल आज़ारी भी हुई। मुसलमानों ने कहा कि इसराइल के सदर को बुलवाकर तुर्की के पार्लियामेंट के साथ खिताब का मौका देना ये बड़ी अजीब सी बात है। शमून पेरस उस वक्त जो है वो तुर्की आए थे, जो सदर थे इसराइल के, और उसने आके तुर्की की पार्लियामेंट से खिताब किया। लेकिन इसके फौरन बाद उनके हौसले में इजाफा हुआ, उनको लगा कि तुर्की को हमने बिठा लिया है, और उन्होंने गजा की पट्टी को घेरे में ले लिया। और जब गजा की पट्टी को उन्होंने घेरे में लिया, वहां पे फ़लस्तीनियों के लिए रास्ते बंद किए, तो फिर तुर्की और इसराइल के दरमियान दोबारा ताल्लुकात, ये 2007, 8, 6 ये टाइम था, दोबारा इंतहाई ख़राब सूरत हाल को पहुंचना शुरू हो गए। इसराइल ने गजा की पट्टी में एक नया काम किया 2008 और 2009 में, ज़्यादातर इसको कहा जाता है 2008 और 2009 में उसने गजा की पट्टी में जो बहरी इलाका था, जो समुद्री इलाका था, वहां पे अपनी बहरी फौज को भेजा और हर तरफ से फ़लस्तीनियों के इलाके बंद कर दिए। गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया और उसको इंसानों की एक बहुत बड़ी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। 2008 के दिसंबर और 2009 के जनवरी में इजरायली फ़ज़ाइया ने और अपने टैंकों के साथ और अपनी फ़ौज के साथ और फ़िज़ाइया के साथ एक बहुत बड़ा हमला किया निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए और बेशुमार ज़ख्मी हुए, हमेशा के लिए माजूर हुए, बच्चों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसके ऊपर तुर्की के अंदर आग लग गई। पूरा का पूरा तुर्की जो है वो सरापा एहतजाज हो गया और उन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। तकरीबन तुर्की का इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, वो अपना गुस्सा उतारना चाहता था। 2009 में जनवरी में ही ये मौका मिल गया तैयब उर्दगान को, और तैयब उर्दगान स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में एक, आपको पता है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोरम होता है, वहाँ पे मीटिंग्स होती है, आलमी रहनुमा इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे एक कन्वर्सेशन थी, उसके अंदर तैयब उर्दगान को मौका मिला और उन्होंने इसराइली सदर को उड़ाकर रख दिया। पूरी दुनिया ने इस बात को रिपोर्ट किया और पूरी दुनिया ने बताया कि किस तरीके से तैयब उर्दगान ने इसराइली सदर के सामने और पूरी दुनिया के रहनुमाओं के सामने पोल खोल कर रख दिया इसराइल का, और इस किस्म की तकरीर वहाँ पे की और इस किस्म का बयान वहाँ पे दिया कि जिसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुल गई। और तैयब उर्दगान का एक बहुत बड़ा किरदार उभर के मुसलमानों के सामने पहली मरतबा डेवोस की इस मीटिंग के बाद आया। इस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस कन्वर्सेशन में जो चंद जुमले बोले उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा, मुझे याद हैं वो बच्चे जिनको साहिलों पर कत्ल कर दिया गया। और फिर उन्होंने इजराइलियों को, यानी यहूदियों को, उनकी अपनी मुकद्दस किताब में से, जिसको हम भी मानते हैं, पढ़ के बताया कि आपकी जो 6th कमांडमेंट थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उसमें कत्ल से मना किया गया, और हम यहां कत्लों की बात कर रहे हैं और आप मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, आप उनका कत्ल कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं। फिर उसके साथ उन्होंने जब अपनी तनकीद को बहुत ज्यादा बढ़ाया और
दुनिया को यह बताया कि निहत्थे लोगों के ऊपर टैंकों के साथ और जहाज़ों के साथ हमला किया जाता है, बहुत सारे लोगों को गैर इंसानी अंदाज में कत्ल किया गया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और जब वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे तो उनको रोकना शुरू कर दिया वहां मौजूद लोगों ने। और जब उनको ज्यादा रोका गया तो तैयब एर्दोगान उठे और यह कहते हुए उठे कि आपने इसराइल के सदर को 25 मिनट से ज्यादा बोलने दिया और मुझे उससे आधा वक्त भी नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे वापस आऊंगा। यह कहकर वो वहां से गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी उस प्लेटफॉर्म पे गूंजती है, क्योंकि आज से पहले इसराइल को इतना जबरदस्त आईना शायद किसी ने नहीं दिखाया था। फलस्तीन के अंदर इस वाकये के बाद फलस्तीन पे जबर बढ़ता गया और इसराइल ने अपना जुल्म बढ़ा दिया, जबकि तुर्की के अंदर फलस्तीनियों के हक में और इसराइलियों के खिलाफ जज्बात बढ़ते गए। अब एक वाकया हुआ था 2010 में, आपको याद होगा 31 मई 2010 का वक्त है, पाकिस्तानी सहाफ़ी भी कुछ गए थे। एक फ्रीडम फ्लोटेला का एक काफिला था समुद्री, जो MV मावी मारमरा, ये कुछ जहाज़ों को लेकर, यानी इसमें 3 कार्गो थे, 3 कश्तियां थीं और इमदादी सामान लेकर गजा की पट्टी के लिए रवाना हुआ। इसमें असला नहीं था, बारूद नहीं था, फौजी नहीं थे, सारे सिविलियन से इमदादी कारकुन थे जो दवाइयां, खुराक और कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर या खैमे लेकर जा रहे थे गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए। इजरायली कमांडोज ने इनके ऊपर हमला कर दिया। एक अमरीकी शहरी जो इसमें मौजूद था वो मारा गया, जबकि 8 तुर्क शहरी जो कारकुनान थे, जो मदद करने के लिए जा रहे थे, इस हमले में शहीद हो गए। और इस हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। इसराइल के इस हमले पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज हो गई। इसराइल पे पूरी दुनिया में तनकीद की गई, यूनाइटेड नेशन में तनकीद की गई, यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद की गई। अरब ममालिक और दुनिया भर के जो वफूद हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इसराइल के ऊपर तनकीद की। इस मौका पर तुर्की ने अपना सफीर फौरी तौर पे तेल अवीव से वापस मंगवा लिया और इजरायली सफीर को भी निकाल दिया। इजरायली सफीर को 2011 में भी निकाला तुर्की ने, और इसके अलावा 2018 में भी इजरायली सफीर को तुर्की ने निकाला। और यह तब निकाला जब फलस्तीनियों के साथ इसराइल ने जुल्म किया, रियासती दहशतगर्दी करार दिया इसको तैयब एर्दोगान ने। जो ये जहाज़ों के ऊपर, बहरी जहाज़ों के ऊपर जो हमला किया था, इमदादी जहाज़ जो सामान लेकर जा रहे थे, उसको रियासती दहशतगर्दी करार दिया और मुतालबा किया कि इसराइल फ़ौरन माफ़ी मांगे। इसराइल ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद 2013 में बराक ओबामा जो अमरीकी सदर थे, उनके कहने पर नेतन्याहू ने टेलीफोन करके तैयब एर्दोगान से बाकायदा माफ़ी मांगी और तैयब एर्दोगान ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन इसके बदले में $20 मिलियन इसराइल को जो कंपनसेशन थी या जो नुकसान उन्होंने किया था तुर्कों का, उसके बदले में $20 मिलियन या जुर्माना भी अदा करना पड़ा तुर्की को और माफ़ी भी मांगनी पड़ी, जबकि तुर्की ने उन्हें माफ़ कर दिया। इस बीच में तजारत इन दोनों मुल्कों के दरमियान होती रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि तजारत इन दोनों मुल्कों के दरमियान होती रही है। इसमें जो तुर्की है वो कारें भेजता है, कंक्रीट भेजता है, मिनरल्स भेजता है, टेक्सटाइल भेजता है, सेरेमिक्स का सामान भेजता है, प्लास्टिक, रबड़, ये रॉ मटीरियल ये भेजता है वहाँ पे, और मुख्तलिफ मशीनें भी भेजता है। जबकि इसराइल जो है वो केमिकल भेजता है तुर्की को, और बिजली का सामान है, प्लास्टिक और रबड़ का सामान बनाकर वो उनको वापस बेचता है। तो ये इन दोनों के दरमियान तजारत चलती रहती है, तजारत ख़त्म नहीं हुई, सवाए उन वक्तों के जब फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइलियों ने जुल्म किया है। अब मामला ये है कि जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि तुर्की जो है वो एक सेकुलर स्टेट से एक इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, वो इस्लामी नज़रियात की तरफ चल रहा है। और जैसे जैसे वो इस्लाम को पहचान के इस्लाम के करीब तर होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी सोच में इनकलाबी तब्दीली आ रही है और वो मुसलमानों पे जुल्म करने वाले हर मुल्क से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो अरब हैं वो शायद इस्लामी सोच से दूर जा रहे हैं, लालच हावी होती जा रही है, और इसकी वजह से वो मुसलमानों के जिन दुश्मनों से पहले दूर हुआ करते थे उनके करीब आते चले जा रहे हैं। ये है वो फ़र्क जिसके ऊपर अभी तुर्की के ऊपर तनकीद की जाती है। तुर्की ने 1949 से लेकर अब तक फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए जितनी आवाज़ उठाई, शायद अरब भी उतनी आवाज़ नहीं उठा सके। और आज भी तैयब एर्दोगान की आवाज़ को सबसे मौसर आवाज़ समझा जाता है इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में। अब एक बात और याद रखिएगा कि इसी एक शख्स की कोशिशों की वजह से इस वक्त तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसको इस बात की इजाज़त है, बैनुल-अक़वामी सतह पर उसने इतना दबाव डाला इसराइल के ऊपर कि उसको इस बात की इजाज़त है कि गजा की पट्टी में एक हस्पताल तैयार कर रहा है
वहाँ पे पानी जो पीने का साफ़ पानी है उसके लिए एक मंसूबा लेकर जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर इमदाद को जो है वो गज़ा की पट्टी में पहुँचा रहा है। उसने ये एक्सेस हासिल कर ली है लगातार दबाव बढ़ाकर कि मैं किसी ना किसी तरह फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अद्वियात, खुराक, खैमे, उनकी घर बनाने के लिए उनको सामान देना, उनको पानी की फराहमी करना और उनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं ज़िंदगी की वो उनको फराहम करने के लिए तुर्की मदद कर रहा है। और उसके लिए इज़राइल अब मजबूर है उनको रास्ता देने के लिए। और अशदूद की एक पोर्ट है जहाँ से तुर्की दाखिल होते हैं और जाके गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की मदद करते हैं। तो ये वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त डायरेक्टली फ़लस्तीनियों के पास जाकर उनकी मदद कर रहा है। अगर इस वक्त तुर्की इज़राइल को तस्लीम करने से इनकार कर दे तो पहला फ़र्क जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि फ़लस्तीनियों तक उनकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। आप जिस मुल्क को तस्लीम नहीं करते उस मुल्क में आप दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा फ़लस्तीनियों की जो इमदाद इस वक्त तुर्की कर रहा है वो बंद हो जाएगी। और कुछ तुर्क जो तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक इस वक्त तुर्कों को कोई इतना बड़ा ऐसा फ़ायदा नहीं है जिसकी वजह से वो इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर हों, सवाए इसके कि वो फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं और फ़लस्तीनियों तक रसाई हासिल कर सकते हैं उन इलाकों में जहां उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके पास पहुंचा दी है, इसका एनालिसिस खुद करें कि क्या अरब मुसलमानों के लिए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं या तुर्क मुसलमानों के लिए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, और कौन है जो मैदान छोड़कर भाग रहा है। इसका तज्जिया आप खुद करें और मुझे आप मैसेज के अंदर बता दें, मैं आपकी राय पढ़ के अपनी राय कायम कर लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।